अक्टूबर 1947 की एक रात कश्मीर की वादियां शांत थीं। लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। सीमा के उस पार से हजारों हथियारबंद लोग चुपचाप कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। न कोई आधिकारिक युद्ध घोषणा, न कोई चेतावनी, लेकिन सुबह होते होते बारामूला शहर गोलियों, आग और चीखों से गूंज उठा। सबके मन में एक ही सवाल था, ये हमला आखिर किसने किया और क्यों? यहीं से शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी। 1947 भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान बने। ब्रिटिश भारत की 562 रियासतों को विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों। जम्मू कश्मीर सबसे मुश्किल रियासत थी। शासक महाराजा हरी सिंह। आबादी ज्यादातर मुस्लिम। स्थान दोनों देशों के बीच। महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। 22 अक्टूबर 1947 उत्तर पश्चिम से हजारों कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। इतिहासकारों के अनुसार उन्हें हथियार और समर्थन मिला हुआ था। वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़े। रास्ते में बारामूला शहर में लूटपाट और हिंसा हुई। ये देरी बाद में युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान कश्मीर के शासक ने एक बड़ा फैसला लिया। श्रीनगर खतरे में था। महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी, पहले कश्मीर भारत में शामिल होगा। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया और अगले ही दिन इतिहास का एक साहसिक सैन्य मिशन शुरू हुआ। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय सेना के विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। ये भारत का पहला बड़ा सैन्य एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। अगर एयरपोर्ट दुश्मनों के हाथ लग जाता तो कश्मीर बचाना लगभग असंभव हो जाता। सैनिक उतरते ही सीधे युद्ध में शामिल हो गए। 3 नवंबर 1947 बड़गाम की लड़ाई। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी छोटी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई। संख्या में दुश्मन कई गुना ज्यादा थे, फिर भी उनका संदेश था, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और श्रीनगर को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मिला भारत का पहला परमवीर चक्र। अब लड़ाई कई क्षेत्रों में फैल चुकी थी। पुंछ, नौशेरा, उरी, लद्दाख। कठिन पहाड़ों और बर्फीले मौसम के बीच दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। भारतीय सेना धीरे धीरे कई इलाकों पर नियंत्रण वापस लेने लगी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नौशेरा की रक्षा कर दुश्मन के हमलों को रोक दिया और नौशेरा का शेर कहलाए। युद्ध लंबा चलता गया। जनवरी 1948 में भारत ये मामला संयुक्त राष्ट्र लेकर गया। कई महीनों की लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ। कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, एक भारत के पास, एक पाकिस्तान के नियंत्रण में। इस सीमा को बाद में कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। पहला भारत पाक युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये फैसलों, डर, राजनीति और समय की दौड़ की कहानी थी। हजारों सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। कश्मीर की खूबसूरत वादियां आज भी शांत दिखती हैं, लेकिन हर पहाड़ उस पहले युद्ध की गूंज को याद करता है, क्योंकि एक अचानक हमला, एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर और कुछ बहादुर सैनिकों की कुर्बानी ने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 12 बजे थे। दिल्ली की एक सुरक्षित सरकारी इमारत में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर शहर सो रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। कमरे में बैठे 5 लोगों के सामने एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, आज के बाद तुम लोगों की पुरानी पहचान खत्म समझो। ये कोई सामान्य मिशन नहीं था। उन्हें पाकिस्तान के अंदर जाकर खुफिया जानकारी जुटानी थी। अगर वे पकड़े जाते तो सरकार आधिकारिक रूप से उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती। 5 ने बिना सवाल किए मिशन स्वीकार कर लिया। अगले कुछ महीनों तक उनकी गुप्त ट्रेनिंग चली। उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तानी रीति रिवाज, वहां की बोली, खान पान और जीवन शैली सिखाई गई। अब वे नए लोग बन चुके थे। रमेश बना रशीद खान, विक्रम बना वसीम अली, सुरेश बना सलीम अहमद, अरुण बना अकरम हुसैन
और 5वां एजेंट बना इमरान शाह। उनकी पुरानी तस्वीरें नष्ट कर दी गईं, परिवार से संपर्क खत्म कर दिया गया। देश के लिए वे अब गुमनाम साए थे। राजस्थान की रेतीली सीमा पर एक अंधेरी रात उन्हें अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने का आदेश मिला। चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक सिर्फ रेत और हवा की आवाज। वे रेंगते हुए सीमा पार कर रहे थे। हर कदम पर खतरा था, बारूदी सुरंगें, गश्ती सैनिक और सर्च लाइट। एक बार अचानक पास से सेना की जीप गुजरी। 5 रेत में बिल्कुल स्थिर हो गए, सांस तक रोक ली। कुछ मिनट बाद खतरा टल गया। घंटों की कोशिश के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। अब वे अपने देश से दूर, दुश्मन के बीच थे। मिशन का सबसे कठिन हिस्सा शुरू हुआ, सामान्य इंसान की तरह जीना। रशीद खान कराची में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लगा। वसीम अली ने लाहौर में कपड़ों का व्यापार शुरू किया। सलीम अहमद ने रेडियो रिपेयर की दुकान खोली। अकरम हुसैन कॉलेज में नौकरी करने लगा। इमरान शाह को सबसे खतरनाक काम मिला, सेना के सप्लाई नेटवर्क में घुसपैठ। महीनों तक उन्होंने सिर्फ लोगों का भरोसा जीता, पड़ोसियों से दोस्ती की, स्थानीय त्योहारों में शामिल हुए और धीरे धीरे भीड़ में खो गए। अब असली मिशन शुरू हो चुका था। उनके पास छोटे रेडियो ट्रांसमीटर थे। हर संदेश सिर्फ कुछ सेकंड में भेजा जाता ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। कोड भाषा का इस्तेमाल होता। मेहमान आए हैं, हथियारों की खेप, मौसम बदल रहा है, सेना की मूवमेंट। धीरे धीरे महत्वपूर्ण जानकारी भारत पहुंचने लगी। एयरबेस की लोकेशन, सैन्य तैयारी और सप्लाई रूट। भारत समझ चुका था कि युद्ध करीब है। एक दिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को अजीब रेडियो सिग्नल मिले। पूरे शहर में जांच शुरू हो गई। अचानक चेकिंग, पूछताछ और निगरानी बढ़ गई। एजेंट अब शिकारी नहीं, शिकार बन चुके थे। एक रात सलीम अहमद संदेश भेज ही रहा था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने तुरंत उपकरण छिपा दिया। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन सबूत न मिलने पर चली गई। वे बच गया, लेकिन खतरा बढ़ चुका था। कुछ दिनों बाद खबर मिली, इमरान शाह पकड़ा गया है। सेना के इलाके से लौटते समय उसे हिरासत में ले लिया गया था। उससे कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन उसने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। बाकी 4 एजेंटों को संदेश मिला, मिशन जारी रखो। ये उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। दोस्त को छोड़कर मिशन पूरा करना था। उन्होंने देश को चुना। 1971 का तनाव चरम पर था। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था। उसी समय एजेंटों को पाकिस्तानी सेना की अंतिम रणनीति की जानकारी मिली। ये जानकारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। रात 3:30 बजे रशीद खान ने अंतिम संदेश भेजा। सिर्फ 20 सेकंड का ट्रांसमिशन, लेकिन इस बार सिग्नल ट्रेस हो गया। सायरन बज उठे। अब बच निकलना ही एकमात्र रास्ता था। चारों एजेंट अलग अलग रास्तों से सीमा की ओर बढ़े। पीछे खुफिया एजेंसी उनका पीछा कर रही थी। 2 दिन तक बिना आराम के यात्रा, रेगिस्तान की तपती गर्मी और ठंडी रातें। आखिरकार 3 एजेंट भारतीय सीमा तक पहुंच गए। चौथा घायल था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया। लेकिन 5वां एजेंट इमरान शाह कभी वापस नहीं लौटा। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, दुश्मन की धरती पर। कुछ ही समय बाद युद्ध शुरू हुआ। एजेंटों द्वारा भेजी गई जानकारी ने भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त दी। कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर सफलता मिली। दुनिया ने जीत देखी, लेकिन उन 5 लोगों का नाम किसी को पता नहीं चला। 4 एजेंट गुमनाम जिंदगी में लौट गए। सरकारी फाइल में मिशन के सामने सिर्फ एक शब्द लिखा गया, सफल। और 5वें एजेंट के नाम के आगे लापता। इतिहास अक्सर बड़े नेताओं और युद्धों को याद रखता है, लेकिन कुछ कहानियां खामोशी में खो जाती हैं। वो लोग जो अपनी पहचान मिटाकर देश के लिए जीते और मरते हैं, जिन्हें कोई मेडल नहीं मिलता, कोई परेड नहीं होती, लेकिन उनकी वजह से एक देश सुरक्षित रहता है। ये कहानी उन 5 भारतीयों की है जो चुपचाप पाकिस्तान गए, अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी इतिहास बदल गए। 12 नवंबर 1901, पाकिस्तान की एक भीड़ भाड़ वाली जेल। लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक कमजोर झुकी हुई काया को बाहर लाया जाता है। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सा सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो 2 देशों की सीमाओं से भी बड़ा था। वो कोई आम कैदी नहीं था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। भारत में उसे ब्लैक टाइगर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में वो एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी था,
नाम था नबी अहमद शाकिर। कैसे एक भारतीय युवक दुश्मन देश में जाकर उनकी सेना में मेजर बन गया और कैसे उसकी पहचान हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई। आज हम जानेंगे भारत के उस इनविजिबल एजेंट की सच्ची कहानी। 1952 राजस्थान का श्रीगंगानगर। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। पढ़ाई में होशियार और थिएटर में असाधारण प्रतिभा। कॉलेज के दिनों में वो देशभक्ति के नाटक किया करते थे। उनकी आवाज, संवाद, अदायगी और आत्मविश्वास सबको प्रभावित कर देता था। यही अभिनय कला उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी। कहा जाता है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी प्रतिभा पर भारतीय खुफिया एजेंसी की नजर पड़ी। 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना की। 1971 के युद्ध के बाद यह साफ हो गया था कि दुश्मन देश के भीतर गहरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसी दौर में रविंद्र कौशिक को गुप्त रूप से भर्ती किया गया। दिल्ली में उन्हें सालों तक कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उर्दू भाषा में महारत, इस्लामिक परंपराओं की समझ, पाकिस्तानी समाज और सेना की संरचना का अध्ययन और मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा। उनकी पुरानी पहचान खत्म कर दी गई। अब वो रविंद्र नहीं थे, अब वो बनने वाले थे नबी अहमद शाकिर। 1975 रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। वो एक आम छात्र की तरह रहे, दोस्त बनाए, वहां की जिंदगी में घुल मिल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ। सोचिए, एक इंसान जो हर दिन एक नई पहचान के साथ जी रहा है, हर शब्द सोच समझकर बोल रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती मौत बन सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तानी सेना में प्रवेश किया और कुछ ही वर्षों में मेजर के पद तक पहुंच गए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये वास्तविक इतिहास था। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां भेजी। उनकी सूचनाओं से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को रणनीतिक फैसले लेने में मदद मिली। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। लेकिन जासूसी की दुनिया में हर सफलता के साथ खतरा भी बढ़ता है। कश्मीर की वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर, जहां बहती है लिद्दर नदी, जहां हर साल हजारों पर्यटक शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन इस जन्नत ने भी कई बार गोलियों की गूंज सुनी है। ये कहानी है पहलगाम के उस हमले की, जिसने एक बार फिर याद दिलाया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुबह का वक्त था, बाजार धीरे धीरे खुल रहे थे, घोड़े वाले पर्यटकों को बुला रहे थे। तभी अचानक दूर से गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ नकाबपोश आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में घुस आए। उनका निशाना थे सुरक्षा बल और आम नागरिक। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरा माहौल बदल गया अफरा तफरी में। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे। चीखें, सायरन, गोलियों की आवाज। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला। इलाके को घेर लिया गया। घंटों चली मुठभेड़ में कई लोग घायल हुए, कुछ निर्दोषों ने अपनी जान भी कमाई। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना और पुलिस ने आतंकियों की तलाश में घरों और जंगलों में छानबीन की। सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। देश भर में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एकजुटता भी। इस हमले का असर सिर्फ पहलगाम पर नहीं पड़ा, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। पर्यटन प्रभावित हुआ, लेकिन कश्मीर की वादियां फिर भी खड़ी रहीं, क्योंकि आतंक का मकसद होता है डर फैलाना, और जब लोग डरना छोड़ दें तो आतंक हार जाता है। पहलगाम की ये घटना हमें याद दिलाती है, शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन हर बार जब आतंक हमला करता है, भारत और मजबूत होकर खड़ा होता है। कश्मीर की वादियां आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, और लोग आज भी वहां शांति की उम्मीद लेकर जाते हैं, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है।